दो तरीके का है, मेनली क्या होता है, अल्फा 2 बीटा 2, है ना। फीटल हीमोग्लोबिन इज अल्फा 2 गामा 2 एंड अडल्ट हीमोग्लोबिन का एक माइनर परसेंटेज होता है जो कि अल्फा 2 डेल्टा 2 होता है, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनीमियाज एंड पॉलीसाइथीमिया। ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एनीमिया पे काफी काम किया है और लिवर को यूज किया है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। साथ साथ में हिस्ट्री पढ़ते रहा करो, बिकॉज व्हेन यू डू योर एमडीज देन दीज हिस्ट्रीज दे मैटर अ लॉट, ठीक है। सो विपल, मेनॉट एंड मोर्फी, दे वर द वंस हु वर्कड इन, हु गॉट द नोबेल प्राइज फॉर वर्किंग ऑन एनीमिया। अब एनीमिया है क्या, हमने पहले बात करी है इस बारे में। So basically anemia is decreased oxygen carrying capacity of the blood. It can be because of decrease in hemoglobin or RBC. Can be मतलब it is because of decrease in hemoglobin or decrease in RBC count. क्योंकि ऑक्सीजन कौन कैरी कर रहा है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन कहाँ पे है, आरबीसी में। तो ऑब्वियसली अगर हेमोग्लोबिन की मात्रा कम है या आरबीसी काउंट अगर कम है तो ब्लड की जो ऑक्सीजन की कैरी करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। इस बीमारी को एनीमिया कहा जाता है। कितने बच्चे हो, जल्दी चलो। So detection of anemia is usually performed by estimating the hemoglobin content of blood. ये आप लोग अपने लैब प्रैक्टिकल्स में करेंगे। जब हेमैट के प्रैक्टिकल्स शुरू होंगे तो आप हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करोगे बाय साहलीज मेथड, ठीक है। तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से हम हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट करते हैं। बेसिकली वी ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू अ कलर सब्सटेंस, एसिड हेमेटिन। एसिड हेमेटिन के कलर को हम कंपेयर करके हीमोग्लोबिन की एस्टिमेशन कर सकते हैं। It can also be done by performing either total RBC count or by estimating fat cell volume. Again, ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स आपके हेमैट लैब में कवर होंगे, तो उस समय हम थोड़ा सा और डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। Clinically, anemia is detected by assessing the degree of paleness, usually by looking at the lower palpable conjunctiva or the nail bed. आपने देखा होगा कि जैसे आप किसी डॉक्टर को विजिट करते हो, सबसे पहले वो ऐसे देखता है, आंख नीचे करके देखता है, नाखून दिखाओ, ये देखता है। तो नाखून कितने पेल हैं, है ना। अगर आप अपने नाखून देखेंगे तो दे आर पिंकिश रेड, बिकॉज यू आर यंग पीपल, मोस्ट ऑफ यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। तो अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ यू वुड बी सीइंग कि आपके पिंकिश रेड हैं, या फिर जब आप अपने नेल बेड को दबाते हो तो इमीडिएटली नेल आपका वापस रेड हो जाता है, ठीक है, पेल नहीं रहता है। तो यू हैव एडिक्वेट हीमोग्लोबिन। अगेन अगर आप अपनी कंजक्टिवा देखेंगे मिरर में, ये नीचे वाली जो कंजक्टिवा है इसको अगर आप देखेंगे तो ये पिंकिश रेड होनी चाहिए, पेल नहीं होनी चाहिए। अगर पेल है, इवन जो फेस का कलर होता है, वाइट होना, सफेद होना एक अलग बात होती है, और पेल होना, पेल आप जैसे इट इज हाई स्लाइटली येलोइश सिकनिंग सी टिंज आना, तो अगर वो ऐसा टिंज आ रहा है तो दैट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया और सम अदर प्रॉब्लम। अदरवाइज आपकी जो कंजक्टिवा है और आपका जो फेस है उसमें थोड़ा रेडिश टिंज रहता है। Detection of morphological type of anemia will depend upon the different blood indices. Blood indices again अपन करेंगे जब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे हेमैट के, ठीक है। तो कौन सा टाइप ऑफ एनीमिया है वो उससे हमें पता लगता है कि मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, वो सब बातें हम बाद में करेंगे जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब इसकी क्लासिफिकेशन जरूरी है। क्लासिफिकेशन इसके 3 तरीके से वैसे तो करी जाती है। एक तो हम कर चुके हैं, कौन सी थी वो, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कलर, माइक्रोसिटिक, माइक्रोसिटिक, इसके साथ में एक और वर्ड है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक का मतलब है साइज भी कम हो गया, कलर भी कम हो गया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मैक्रोसिटिक का मतलब है कि साइज बढ़ गया है, हीमोग्लोबिन ऑलमोस्ट नॉर्मल है। मैक्रोसिटिक एनीमिया किसमें होता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। एंड द थर्ड इज नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, साइज भी ठीक है, कलर भी ठीक है, फिर भी एनीमिया है। कौन सा होता है, कौन सा होता है, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया का कौन सा है बेटा, पहले ना पूछना चाहिए कि मे आई कम इन।
ब्लड लॉस एनीमिया, है ना। जो हीमोलिटिक एनीमिया है, हेमरेजिक एनीमिया है, ब्लड लॉस एनीमिया है, वो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है, ठीक है। तो ये तो हम एक क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। दूसरी है उसकी इटियोलॉजी पे बेस्ड कि क्या रीजन है एनीमिया होने का, ठीक है। ये अब कॉमन कॉजेज कौन से हैं? सबसे पहला रीजन कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई, है ना। हमें पता ही है कि आयरन चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए। अगर इन तीनों में से किसी की कमी होगी तो ऑब्वियसली एनीमिया डेवलप होगा। सो फर्स्ट कॉज इज न्यूट्रिशनल एनीमिया। न्यूट्रिशनल एनीमियाज में डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, विटामिन एंड प्रोटीन्स। कौन सा? विटामिन B12 और दूसरा और कौन सा विटामिन हो सकता है? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड विटामिन नहीं है। और विटामिन कौन सा होगा जिससे डेफिशिएंसी हो सकती है? आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए किस विटामिन का होना जरूरी है? विटामिन सी। तो विटामिन सी डेफिशिएंसी अगेन कैन कॉज एनीमिया, ठीक है। दो रीजन से। एक तो विटामिन सी डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है जिसमें ब्लीडिंग गम्स होते हैं। तो क्रॉनिकली अगर कोई चीज ब्लीड करी जा रही है फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इट इज गोइंग टू कॉज एनीमिया। प्लस विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर द आयरन टू बी टेकन अप बाय द बॉडी। तो अगर विटामिन सी की कमी होगी तो अंडरस्टूड है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। देन सेकेंड कॉज इज एप्लेजिया ऑफ द बोन मैरो। बोन मैरो ही काम नहीं कर रही, ठीक है। किस में हो सकता है? कैंसर्स में। कोई भी हेमाटोपोइटिक कैंसर है तो बोन मैरो डिप्रेशन हो जाता है। प्लस उसके जैसे कुछ ड्रग्स हैं, लिथियम हो गया या कोई ऐसी रेडियो एक्टिव उसके इन्वायरमेंट में कुछ रेडिएशंस हैं जिससे कि बोन मैरो काम करना कम कर गई, तो ऑब्वियसली उसमें एनीमिया तो होगा ही। उसमें ऑल सेल डेफिशिएंसी होती है। इट इज अ होल सेल डेफिशिएंसी। WBCs भी कम हो जाएंगे, प्लेटलेट भी कम हो जाएंगे एंड RBC भी कम हो जाएंगे क्योंकि प्रिकर्सर्स ही कम होंगे। जब प्रिकर्सर सेल्स ही नहीं होंगे, स्टेम सेल्स ही नहीं होंगे, तो आगे कहां से डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है। सो बोन मैरो एप्लेजिया इज द सेकेंड कॉज। थर्ड इज एनीमिया एसोसिएटेड विद क्रॉनिक डिजीजेस। क्रॉनिक डिजीज, कैन यू गिव मी वन एग्जांपल जिसमें एनीमिया होगा और क्रॉनिक डिजीज है? हम इस बारे में बात कर चुके हैं जब हमने एक हार्मोन की बात करी थी जो कि एरिथ्रोपोइसिस के लिए जरूरी था। कौन सा हार्मोन था? टेस्टोस्टेरोन। तो चलो मेल में ज्यादा होता है इसलिए सही। और बताओ? मोस्ट एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इज नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहां बन रहा था? जेजी सेल्स ऑफ द किडनी। किडनी में बन रहा था, ठीक है। लिवर में नहीं, किडनी में बन रहा था। लिवर में स्मॉल मात्रा बनती है, मेनली जेजी सेल्स ऑफ द किडनी में बन रहा है। तो अगर कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट है, एक्यूट क्रॉनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है, डायबिटिक है, उसके बाद रीनल फेलियर हो गया है, पेशेंट हैज गॉन इनटू क्रॉनिक रीनल फेलियर, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा। एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा तो एरिथ्रोपोइसिस नहीं होगा। तो एक क्लियर कट एग्जांपल है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज हो या क्रॉनिक लिवर डिजीज हो तो उसमें आपके नहीं बनेगा। प्लस एरिथ्रोपोइटिन एक और जगह बनता है, कहां पे? APUD सेल्स ऑफ द लंग्स। लंग्स के सेल्स में भी बनता है। तो अगर लंग्स का भी कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जैसा एम्फाइसीमाइटिस कंडीशन है, पढ़ेंगे आप आगे आगे आते आते, तो उसमें भी मतलब क्रॉनिक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम डिजीज जो होगी उसमें भी आपके एरिथ्रोपोइसिस नहीं होगा। अगेन ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस में जो लंग की ट्यूबरक्लोसिस होती है उसमें कफ में स्पूटम आता है, स्पूटम में ब्लड आता है, यू नो दैट, है ना। ये कॉमनली मूवीज में आपने देखा है कि खांसी में खून आना शुरू हो गया। इसको खांसी में खून आने को क्या कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में? हेमोप्सिस। हेमोप्सिस। हेमोप्सिस इज द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर ब्लड इन कफ, है ना, या ब्लड इन स्पूटम। तो जो हेमोप्सिस है अगर वो कंटिन्यूसली लॉन्ग स्टैंडिंग ट्यूबरक्लोसिस है विदाउट ट्रीटमेंट, तो ऑब्वियसली अगेन ब्लड लॉस कंटिन्यूस होता जा रहा है एंड पेशेंट एनीमिक होगा। देन अनीमिया एसोसिएटेड विद रीनल फेलियर, अगेन दिस इज क्रॉनिक डिसऑर्डर ओनली, ठीक है। अगर एक्यूट रीनल फेलियर है तो शटडाउन ही हो गया किडनी का एंड एरिथ्रोपोइसिस बिल्कुल बंद हो गया। क्रॉनिक रीनल फेलियर है तो धीरे 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 इट इज गोइंग टू डिटेरियोरेट। अनीमिया ड्यू टू इनहेरिटेड डिजीजेस। इनहेरिटेड डिजीजेस कौन कौन से आ जाएंगे? सिकल सेल, हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस, थैलेसीमिया, ठीक है। ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं जो पेरेंट्स से बच्चा इनहेरिट करता है। एंड देन फाइनली अनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस। ब्लड लॉस इज हेमरेज, है ना। हेमरेज कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट हेमरेज क्या होगी? एक्सीडेंट हुआ, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, पेप्टिक अल्सर है, चुपचाप पड़ा हुआ है, सडनली ब्लीड कर गया, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, हाँ PPH हो गया। ये सारे आपके हैं एक्यूट ब्लड लॉस।
और क्रॉनिक में क्या होगा, जैसे पाइल्स हो गया, पाइल्स में स्लो ब्लीडिंग चलती रहती है, ब्लीडिंग कम्स हो गया, स्लो ब्लीडिंग चलती जा रही है, ये आपके क्रॉनिक ब्लड लॉस एनीमिया हैं, ठीक है। सो दीज आर द कॉजेस ऑफ अनीमिया, और इसी के हिसाब से इसकी ये इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगी। इटियोलॉजी मीन्स कॉज, ठीक है। सो एक होती है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी मीन्स साइज एंड शेप। तो साइज एंड शेप के अकॉर्डिंग जो थी वो थी माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक। जो इटियोलॉजी के हिसाब से, कॉज के हिसाब से क्लासिफिकेशन थी वो ये है कि न्यूट्रिशनल हो गया, इसमें ब्लड लॉस हो गया, क्रॉनिक डिजीजेस का अनीमिया हो गया, हेरिडिटरी हो गया, ठीक है। क्लियर है? यही डिटेल है आगे, जिसको मैं बहुत ज्यादा नहीं कराऊंगी क्योंकि अपन इसके बारे में हर बार बात कर चुके हैं। सो ये तो इन्होंने दिखाया है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक अनीमिया। अब इसमें आप देखना कि कुछ आरबीसीज आर गोइंग टू रिटेन देयर शेप एंड साइज, बट मेजर ऑफ द आरबीसीज आर गोइंग टू बी ऑफ स्मॉलर साइज एंड पेल इन कलर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे ही आरबीसी हमको छोटे साइज के या पेल दिखेंगे, नॉर्मल ब्लड फिल्म में नॉर्मल आरबीसीज भी साथ साथ में दिखेंगे। देन नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, इसमें इन्होंने बता दिया कि ब्लड लॉस इसमें आएगा, हेमोलिटिक अनीमिया इसमें आएगा। ये एक डिफ्रेंसिएशन इन्होंने नॉर्मल और मेगैलोब्लास्टिक में बता दिया है। इससे कंफ्यूज मत होना, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी क्या है, ये ब्लड एंड आइसिस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी आर गोइंग इनटू द प्रैक्टिकल क्लास। अगर यहीं पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे तो बाय दैट टाइम यू विल फॉरगेट, तो ये हम बाद में करेंगे। तो नॉर्मोब्लास्टिक दिखाया, ये नॉर्मोब्लास्टिक के ब्लास्ट अपन ने बात करी थी, नॉर्मोब्लास्ट है ना, अर्ली मिडल एंड लेट नॉर्मोब्लास्ट थी, जो इरिथ्रोपोइसिस की फर्स्ट स्टेज है, आइडेंटिफाइबल स्टेज इन द बोन मैरो। तो ये उन्होंने बताया कि जो उसका ब्लास्ट सेल है वो भी साइज में बड़ा हो जाता है अगर आपके विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए। मतलब प्रिकर्सर स्टेज से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इट इज नॉट ओनली द मैच्योर आरबीसी विच इज फेसिंग द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, राइट। आयरन स्टोर्स इसमें नॉर्मल रहते हैं, ये छोड़ दो। अब ये इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे अपन आ गए। सबसे पहले ब्लड लॉस एनीमिया, वही बातें हैं जो अपन ने पहले कर ली हैं कि ब्लड लॉस जो होता है वो एक्यूट हो सकता है या क्रॉनिक हो सकता है। एक्यूट में क्या होगा, टोटल ब्लड वॉल्यूम ही कम हो जाएगा। ऑब्वियसली ब्लीडिंग हो गई है, ब्लड वॉल्यूम, प्लाज्मा प्लस ब्लड, टोटल आरबीसी मतलब सेल्स भी गए और प्लाज्मा भी गया, तो टोटल ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। देयरफॉर हीमोग्लोबिन इन द रेजिडुअल ब्लड इज नॉर्मल। इस चीज को समझ आ रही है आपके? क्या समझना चाह रहे हैं आप इससे? हीमोग्लोबिन कंटेंट कम नहीं हुआ, आरबीसी कंटेंट कम हुआ है। सो अनीमिया की डेफिनेशन जो है, इट ऑलवेज हैज टू बी डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन और डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, ठीक है। अब जब एक्यूट हैमरेज हो गया तो ब्लड वॉल्यूम तो कम हो गया, लेकिन हीमोग्लोबिन तो ठीक है ना, जितने आरबीसी बचे हैं उसमें हीमोग्लोबिन को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो नॉर्मली बन रहा है। तो अगर हम सिर्फ हीमोग्लोबिन टेस्ट करेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी नॉर्मल, है ना। अगर ऐसे इलेक्ट्रोफोरेसिस से सिर्फ हीमोग्लोबिन को निकाल के टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आरबीसी काउंट करेंगे तो वो कम होगा क्योंकि सेल्स लॉस हो चुके हैं। When the compensatory mechanism set in to expand the blood volume, hemodilution decreases the hemoglobin content। अब ये क्या कह रहा है? वो कह रहा है देखो बॉडी जो है वो बहुत ही प्यारी तरीके से फंक्शन करती है। कुछ भी चीज अब नॉर्मल होती है ना तो कोई ना कोई कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म उसको कंपनसेट करने की कोशिश करता है। डिजीज तब होती है जब वो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म फेल हो गया है, ठीक है। वेन एवर वॉट एवर डिजीज हैपन्स इज, कुछ भी हो, बैक्टीरिया आया है, ब्लड लॉस हुआ है, डिलीवरी हुई है, कुछ भी हुई है, बॉडी अपने आप अपने को हील करने की कोशिश करती है। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है, एक डॉक्टर की जरूरत तब पड़ती है जब बॉडी का खुद का कंपनसेशन फेल हो जाता है। सो वी आर जस्ट देयर टू हेल्प, वी आर नॉट देयर टू क्योर, ठीक है। हम क्योर नहीं कर सकते, बॉडी क्योर्स इटसेल्फ, वी आर जस्ट देयर टू हेल्प द बॉडी टू क्योर इटसेल्फ, ठीक है। तो अब कंपनसेटरी मैकेनिज्म में क्या हो कि जब ब्लड लॉस हो गया ना तो हीमोडाइल्यूशन हो जाएगी, फटाफट प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब प्लाज्मा वॉल्यूम जब बढ़ेगा और अगर हम हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा लें तो अब क्या हुआ है कि आरबीसी काउंट कम है, हीमोडाइल्यूशन हुआ है, जो टोटल ब्लड वॉल्यूम है वो तो 4.5 to 5 लीटर्स आ रहा है, लेकिन हीमोग्लोबिन और आरबीसी काउंट उसमें कम है, तो हीमोग्लोबिन एपरेंटली कम आएगा। यही चीज प्रेगनेंसी में भी होती है। अगर हम 5 मंथ्स के आसपास अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन करवाते हैं तो हीमोडाइल्यूशन हो रखा होता है उस समय, ठीक है। आरबीसी काउंट तो बड़ा नहीं होता है लेकिन ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है, तो पेशेंट का हीमोग्लोबिन उस समय हमेशा 11 से नीचे आएगा।
दैट डज नॉट मीन दैट द पेशेंट इज अनीमिक। इसीलिए प्रेगनेंसी में अगर 10 तक भी हीमोग्लोबिन होता है तो वी टेक इट अप टू नॉर्मल, बिकॉज वी नो दैट जो हीमोग्लोबिन कंटेंट हमारा निकल रहा है वो हीमोडाइल्यूशन के कारण निकल रहा है। जैसे ही बच्चा पैदा होगा और ये हीमोडाइल्यूशन रिकवर होगी, पेशेंट का जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, therefore estimation of hemoglobin after a few hours of acute blood loss does not assess the actual degree of anemia। ब्लड लॉस हुआ, बॉडी ने फटाफट कंपनसेट करके हीमोडाइल्यूशन क्रिएट कर दिया। अगर हमने 1 घंटे में हीमोग्लोबिन कंटेंट कराया, उसका 6 आएगा, हम सोचेंगे कि इसको तो ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ये वो कुछ नहीं, नथिंग डूइंग। इमीडिएटली 100% उसका हीमोग्लोबिन कम आएगा। वी हैव टू वेट फॉर 2 to 3 days एंड देन गेट इट डन, और फिर उस हिसाब से हम अनीमिया को असेस कर सकते हैं कि पेशेंट कितना अनीमिक है। ठीक है, वैसे कंपनसेशन में हम हमेशा हेल्प करते हैं, हम आईवी फ्लूइड्स भी लगाते हैं, और अगर दिख रहा है कि पेशेंट बहुत ही पेल है और बहुत ही वीक है तो हम उसको ब्लड भी चढ़ाते हैं अगर एक्यूट हेमरेज हो। ठीक है, बट दिस इज जस्ट टू हेल्प द बॉडी। देन क्रॉनिक हेमरेज किस में हो सकती है? पेप्टिक अल्सर स्लोली अगर ब्लीड करता रहेगा तो वो ये क्रॉनिक एनीमिया कर देगा, ब्लड लॉस एनीमिया कर देगा। हेमोरॉइड्स का मतलब क्या होता है? पाइल्स। ठीक है, बहुत से लोगों को पाइल्स की शिकायत होती है, स्पेशली इन राजस्थान। पाइल्स इज वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ हाई स्पाइसी फूड एंड ऑयली फूड विच द पीपल टेक है। ठीक है, तो हेमोरॉइड्स जो है वो क्रॉनिकली थोड़ा ब्लीडिंग शुरू हो ही जाता है उसमें, एज दे आर लॉन्ग स्टैंडिंग, तो अगेन दे आर अ कॉज ऑफ एनीमिया। देन कार्सिनोमा ऑफ द स्टमक एंड द कोलोन। कार्सिनोमा मीन्स कैंसर ऑफ स्टमक है ना। इसोफेजियल वेरिसीज, इसी जो इसोफेजियल वेरिसीज अपन पढ़ेंगे जब अपन जीआईटी में करते हैं, उसमें इसोफेजियल ब्लीड्स होती रहती है। इसोफेगस में थोड़ी ब्लीड होती रहेगी जो खाने के साथ अंदर जाता रहता है। देन क्रॉनिक एस्पिरिन इंजेक्शन। एस्पिरिन क्या करती है? ब्लड को थिन करती है, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती है। ठीक है, पढ़ेंगे अपन इसके बारे में व्हेन यू आर स्टडिंग फार्मा, ज्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगी। लेकिन अगर कोई पेशेंट लॉन्ग स्टैंडिंग एस्पिरिन ले रहा है तो उसका ब्लड का क्लॉट होने का या ब्लड का मतलब क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है वो फेल होना शुरू हो जाता है, स्मॉल ब्लीडिंग स्टार्ट हैपनिंग। अल्सरेटिव कोलाइटिस, हुक फॉर्म इन्फेस्टेशन, ये सब में आपको ब्लीडिंग होती रहती है। रेस्पिरेटरी डिजीजेस जिसमें एपिस्टैक्सिस है। एपिस्टैक्सिस क्या होता है? व्हाट इज एपिस्टैक्सिस? नोज ब्लीड। नेजल ब्लीड इज एपिस्टैक्सिस। होता है ना सडनली गर्मियों में, जैसे स्पेशली किड्स में एकदम से नाक से खून आ जाता है, कुछ लोग बहुत प्रोन भी होते हैं इसके, एंड देन यू जस्ट हैव टू hold the head high and pinch the nose and it stops. So that is epistaxis. Commonly epistaxis होता जा रहा है, तो that means के आपको 100% एनीमिया होगा ही होगा। हेमोप्सिस इज ब्लड में कफ में खून का आना which occurs in pulmonary tuberculosis और ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। देन क्रॉनिक हेमरेज जिसमें भी ब्लड में यूरिन आ रहा है या स्टूल में यूरिन आ रहा है, उससे स्टूल में ब्लड आ रहा है, उसमें ऑब्वियसली एनीमिया होंगे। इन फीमेल्स लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द जेनाइटल ट्रैक्ट लाइक मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, अगर किसी को बहुत हैवी ब्लीडिंग है या लंबे टाइम तक पीरियड रहता है, नॉर्मल पीरियड इज 5 to 7 days, अगर वही पीरियड 14 दिन तक एक्सटेंडेड है तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू लीड टू ब्लड लॉस एनीमिया। देन एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब क्या है कि बोन मैरो इज नॉट वर्किंग। ठीक है, बोन मैरो डिप्रेशन जब भी होगा तो इट इज गोइंग टू लीड टू ए प्लास्टिक एनीमिया। एक क्विक इसमें अपन कर लेते हैं कि कौन कौन से, देखिए जैसे कोई बेंजीन डीडीटी वगैरह क्यों मेंशन्ड है, क्योंकि ये ज्यादातर जो लोग इनकी फैक्ट्रीज में काम करते हैं वो इससे प्रोन होते हैं। नॉर्मल पर्सन अगर हमारे घर में डीडीटी पड़ी हुई है या हम वंस इन अ वाइल स्प्रे कर रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन जो इन केमिकल्स में डेली वर्क कर रहे हैं उनमें ये एनीमिया एप्लास्टिक बोन मैरो डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, देन एंटी कैंसर ड्रग्स हो गए, एंटीबायोटिक्स लाइक क्लोरोफेनिकोल, डाययूरेटिक्स लाइक एसेसोलामाइड, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कन्वल्सेंट्स, ये ड्रग्स हैं जो लॉन्ग टर्म अगर यूज हो रहे हैं तो दे विल लीड टू एप्लास्टिक एनीमिया। तो लॉन्ग टर्म यूजेज में ही होता है, मोस्टली शॉर्ट टर्म यूजेज में ये ड्रग्स ऐसे एप्लास्टिक एनीमिया नहीं करते अनलेस एंड अनटिल द पर्सन इज जेनेटिकली प्रोन टू बी। बेटा व्हाट आर यू डूइंग? प्लीज स्टैंड अप। हाँ, आप ही को कह रही हूँ, आप नोट्स लिख रहे हो या फोन पे लगे हुए हो? नोट्स लिख रहे हो? विच बुक आर यू रीडिंग? इज इट अ बुक और अ कॉपी? जीके पाल में आप साथ साथ में पढ़ रहे हो तो फिर मैं क्यों पढ़ा रही हूँ?
ठीक है, ठीक है। देन रेडिएशन ऑफ द बोन मैरो रेडिएशन जब हम देते हैं ज्यादातर कैंसर में देते हैं, या फिर कोई लॉन्ग स्टैंड जैसे कोई रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस हैं, प्रॉपर्ली अपने आप को लेड एप्रन्स में कवर नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग रेडिएशन उनको बार बार एक्सपोज हो रहे हैं, तो उनके बोन मैरो डिप्रेशन हो जाएगा। वायरल इन्फेक्शन, ईबी वायरस, हेपेटाइटिस। ईबी वायरस किसी ने सुना है? एप्सिन बार वायरस क्या करता है? बहुत कॉमनली एक चीज करता है, फेशियल पैरालिसिस ईबी वायरस करता है, ठीक है। देन हेरिडिटरी सिंड्रोम्स जिसमें के ब्लीडिंग कंटिन्यू चलती रहती है, दैट इज फानकोनीज एंड दिस श्वार्ट्जमैन सिंड्रोम। इसको इतना डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 75% 65% केसेस में रीजन पता ही नहीं होता कि बोन मैरो क्यों डिप्रेस हुई है, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड एप्लास्टिक एनीमिया। थर्ड इज हीमोलिटिक। हीमोलिटिक में मतलब क्या है कि आरबीसी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तब डिस्ट्रॉय होंगे जब उनका साइज और शेप नॉर्मल नहीं होगा। तो अगर उसने सिकल टाइप शेप ले ली है या उसने स्पेरिकल शेप ले ली है, तो ऑब्वियसली जब वो स्प्लीन में से या स्मॉल कैपिलरीज में से गुजरेगा तो वो टूट जाएगा। ऐसे ही अगर पीएच का कोई भी डिफरेंस आएगा तो वो स्वेलअप नहीं कर पाएगा, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो इतनी एक्सपैंड नहीं कर पाएगी एंड इट विल लीड टू हेमोलिसिस, ठीक है। सो इट कैन बी इंट्राकॉर्पस्कुलर और एक्स्ट्राकॉर्पस्कुलर। इंट्राकॉर्पस्कुलर में मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स आ जाते हैं जैसे स्पेरोसाइटोसिस एंड लिप्टोसाइटोसिस। देन कोई भी हीमोग्लोबिन के डिफेक्ट हैं, जो उसके ग्लोबिन चेन में अगर कोई डिफेक्ट आता है, अपन पढ़ते हैं इस बारे में, तो उसमें भी अगेन शेप उसकी अबनॉर्मल हो जाती है, स्टेबिलिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है और सेल टूटना शुरू कर जाता है। सो दैट इज सिकल सेल एनीमिया, एचपीसी, एचपीई, एचपीडी, ये सब अनस्टेबल हीमोग्लोबिन है। थैलेसीमिया अगेन मेजर एंड माइनर। कोई एंजाइम डेफिशिएंट है जो कि प्रॉपर्ली आरबीसी को एनर्जी नहीं दे पा रहा, तो अगेन वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर मतलब सेल के बाहर के रीजंस, कोई एंटीबॉडी ऐसे बन रहे हैं, हम इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दी है, वो ए पॉजिटिव है पर्सन, हमने उसको ए नेगेटिव ब्लड दे दिया है, तो ऑब्वियसली देयर वुड बी ब्रेक डाउन ऑफ द आरबीसीज ऑफ दैट पर्सन्स ब्लड, ठीक है। ड्रग इंड्यूस्ड इन्फेक्शन, बर्न्स में क्या होता है, एक तो प्लाज्मा लॉस बहुत ज्यादा है, प्लाज्मा लॉस के साथ साथ ब्लीडिंग भी है, प्लस उसमें डिप्रेशन हो जाता है। नाउ वी कम टू कॉमन टाइप्स ऑफ एनीमिया। फटाफट करेंगे, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिटेल है नहीं, लेकिन एनीमिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर लॉन्ग आंसर आ जाता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एनीमिया, या क्लासिफाई एनीमिया एंड देन डिस्क्राइब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन डिटेल। तो आपको ये पता होना चाहिए, या फिर डिफाइन हेरिडिटरी एनीमियाज इन डिटेल। तो एनीमिया पूरा अच्छे से ही पढ़ना है। तो आयरन डेफिशिएंसी कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ एनीमिया है डेवलपिंग कंट्रीज में। डेवलपिंग का मतलब हम जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज जो कि वी आर स्टिल इन द डेवलपिंग स्टेज, तो इंडिया में अगर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनीमिया पूछा जाए आपसे तो दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। बेटा प्लीज कंसंट्रेट। लास्ट रो, एंड व्हाट आर यू डूइंग? द ग्रीन शर्ट, व्हाट आर यू डूइंग? नीचे क्या है तुम्हारे पास? मोबाइल है, तो फिर लेके बाहर चले जाओ, देख लो, मेरे को तो कोई इशू नहीं है। You're most welcome to watch the mobile and whatever you want to do, but don't disturb the person sitting next to you, okay? If he is interested, और अगर वो भी इंटरेस्टेड नहीं है तो तुम भी बाहर जाओ। So increased physiological demand for iron कब कब होती है? जब प्रेगनेंसी है, बच्चा ग्रो कर रहा है, दूध पिला रही है मम्मी, उस समय आयरन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अगर उस समय आयरन नहीं दिया जाए तो ऑब्वियसली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाएगा। इसीलिए प्रेगनेंसी में 3rd मंथ से आयरन देना शुरू कर दिया जाता है। पहले 3 महीने में क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि उस समय हार्मोनल चेंजेस के कारण वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है एंड मोस्ट ऑफ द आयरन प्रिपरेशंस जो है वो कोई ना कोई जीआई डिस्टर्बेंस जरूर कॉज करते हैं, या वो कॉन्स्टिपेशन कर देते हैं या वो नॉजिया वॉमिटिंग कर देते हैं। कॉन्स्टिपेशन भी होगी तो भी प्रेगनेंसी लॉस होने के चांसेस रहते हैं। नॉजिया वॉमिटिंग अपने आप में पेशेंट के लिए बहुत डेट्रीमेंटल है हेल्थ के लिए। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में अवॉइड करते हैं। ज्यादातर तीसरे महीने के बाद आयरन स्टार्ट कर दी जाती है। अगर तीसरे महीने में भी पेशेंट बहुत वॉमिट कर रहा है तो उसको 5वें महीने से आयरन देनी शुरू कर दी जाती है एंड इट हैज टू कंटिन्यू जब तक ए फीमेल इज ब्रेस्ट फीडिंग। So therefore in these groups extra iron should be available in the diet, otherwise iron deficiency anemia occurs. Inadequate iron intake as occurs due to deficiency in the diet. आप डाइट ही प्रॉपर नहीं ले रहे, आप सिर्फ फास्ट फूड खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको कहीं से भी आयरन नहीं मिल रहा। आयरन कहाँ से मिलेगा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलेगा, एग से मिलेगा, गुड़ से मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी गुड़ खाता होगा,
अगर आप छोटा सा पीस गुड़ का खाते हैं खाने के बाद, तो आपको कभी भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं होगा इन एनी केस। सो इट इज वेरी गुड, है ना। और कौन कौन सी चीज होती है जो कि आयरन में वो चने, काले चने अगर आप सूखे खाते हैं या उसको सब्जी बना के भी खाते हैं तो इट इज वेरी गुड। तो ये चीजें अगर आपकी डाइट में नहीं है एंड यू आर ओनली हैविंग प्रोसेस्ड फूड, तो ऑब्वियसली आपकी डाइट आयरन में भी डेफिशिएंट होगी, विटामिन में भी डेफिशिएंट होगी एंड आप आयरन डेफिशिएंसी से सफर करेंगे। Then pathological blood loss like bleeding peptic ulcer, piles, worm infestations, epistaxis, hemoptysis, इसकी अपन ने बात कर ली। ये सारे कॉजेस हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? इसका ट्रीटमेंट है आयरन देना। आयरन टैबलेट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है, आयरन इंजेक्शन की फॉर्म में भी अवेलेबल है। वंस अ वीक एक्जेक्टोफर इंजेक्शन के नाम से इंजेक्शन आता है। अगर हीमोग्लोबिन 7 से लेस है तो भी प्रेफर के पेशेंट को इंजेक्शन दिया जाए ताकि थोड़ा जल्दी उसका एरिथ्रोपोइसिस हो सके, क्योंकि जब हम टैबलेट फॉर्म में देते हैं तो अब्जॉर्प्शन जो है, हम किसी भी तरीके का सप्लीमेंट देते हैं ना, तो उसका मुश्किल से 10 से 20% ही है जो बॉडी यूटिलाइज करती है, बाकी 80 to 90% इज एक्सक्रीटेड। तो ऑब्वियसली ना तो हम बहुत हाई अमाउंट में दे सकते हैं, हाई अमाउंट में देंगे तो वी विल कॉज लॉट्स ऑफ जीआई डिस्टर्बेंसेस इनसाइड द बॉडी। सो अमाउंट हमें फिक्स उतना ही देना पड़ता है कि भाई इतने mg ही देना है। उस mg में से भी आप ये सोचो कि 1 to 2% है जो कि यूटिलाइज होगा, बड़ा बाकी सारा निकल जाएगा। सो लॉन्ग टर्म देना पड़ता है, 3 to 4 मंथ्स के बाद ही कोई सप्लीमेंट काम करता है। इट कैन बी एनी सप्लीमेंट, विटामिन डी हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, कोई भी सप्लीमेंट अगर 1 महीना दिया जाता है तो उसका इफेक्ट ज्यादा नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आयरन 1 महीने में इसको दे दूं तो व्हाट विल हैपन, अगर इसका 8 है हीमोग्लोबिन तो मुश्किल से 8.5 आएगा, नॉट मोर देन दैट। ज्यादा से ज्यादा 9 आ जाएगा, बट नॉट मोर देन दैट, विच इज आफ्टर 1 to 1.5 month ऑफ आयरन। सो अगर हमें लगता है कि पेशेंट का 7 है हीमोग्लोबिन या थोड़ा कम है तो वी प्रेफर टू पुट देम ऑन इंजेक्टेबल ताकि एरिथ्रोपोइसिस ज्यादा स्टिमुलेट हो सके। अगर 9-10 है तो वी टेक देम ऑन टैबलेट फॉर 3 to 4 months, ठीक है। डिफरेंट तरीके की आयरन प्रिपरेशंस है। मोस्ट ऑफ द आयरन प्रिपरेशंस विल कॉज जीआई अपसेट, पर कुछ हैं जैसे एक लेक्टोजन करके टैबलेट है, इट डज नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ अ जीआई, कम से कम करती है। ओके, देन नेक्स्ट इज हेरेडिटरी स्पीरोसाइटोसिस। हेरेडिटरी स्पीरोसाइटोसिस जो है ये एक हेरेडिटरी कंडीशन है, ये डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मेल और फीमेल दोनों में ही होगी। तो अगर पेरेंट्स को है तो आगे बच्चों को होगी ही होगी, ठीक है। तो इक्वली इफेक्ट करती है मेल एंड फीमेल को। इसमें क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन में स्पेक्ट्रिन है जो उसकी शेप को मेंटेन रखता है, वो स्पेक्ट्रिन की डेफिशिएंसी होती है। तो आरबीसी का बाइकनकेव शेप नहीं बनता, इंस्टेड नॉर्मल एक सेल की तरह वो एक स्फेरिकल शेप ले लेता है। और जब स्फीयर होता है तो ऑब्वियसली जो मेम्ब्रेन है वो कंपैरेटिवली वीकर है। अगर पीएच डिफरेंस होगा और ब्लड अंदर को फ्लो करेगा तो इट इज गोइंग टू बर्स्ट, इट इज नॉट गोइंग टू एक्सपैंड, है ना। सरफेस एरिया उसका कम हो जाता है। So they have decreased surface area to volume ratio, cells are more rigid, therefore when they pass through the splenic pump they are destroyed. तो इसमें क्या होगा, इसके हेरिडिटरी फीचर्स जो है वो इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही क्लियर कट आप सोच सकते हैं कि स्प्लीनेक्टमी स्प्लीन जो है वो इनलार्ज होगी साइज में, क्योंकि बहुत सारे आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और आरबीसी डिस्ट्रॉय होने के बाद स्प्लीन ही है जो उनको डिस्ट्रॉय कर रही है। तो स्प्लीन जो है उसका साइज बढ़ जाएगा। अनीमिया होगी, ऑब्वियसली अनीमिया तो है। जॉन्डिस क्यों होगी, आरबीसी ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो ज्यादा बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बन रहा है ना। इसका डिस्ट्रक्शन एक बार अपन पढ़ लेंगे, विल जस्ट गो थ्रू इट। तो हीमोग्लोबिन जब डिस्ट्रॉय होता है तो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बनता है, उससे येलोविश कलर टू द यूरिन, टू द स्टूल्स, टू द फेस, येलोविश डिस्कलरेशन होता है, विच इज नोन एज जॉन्डिस। Enlarged spleen may also present with gallstones. The blood picture typically shows anemia with spherocytosis, increased osmotic fragility. Osmotic fragility का मतलब वही है कि जब pH डिफरेंस हुआ है तो हाइपोवोलीमिया या हाइपरवोलीमिया वाली जो अपन ने बात की थी कि अगर बाहर पानी ज्यादा है तो अंदर सेल के आएगा, बाहर कम है तो सेल से बाहर निकलेगा। Then and reticulocytosis, usually anemia is normocytic and normochromic, है ना। यहाँ पे अनीमिया नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक ही है। ये भी एक तरीके का हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस में एमसीक्यू पूछा जाता है कि इज इट माइक्रोसिटिक, इज इट नॉर्मोक्रोमिक, तो इट इज नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया, ठीक है। स्प्लेनेक्टमी हेल्प्स इन इंप्रूविंग द कंडीशन। मोस्टली हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस के पेशेंट्स जो हैं बाय द एज ऑफ 25 दे हैव टू अंडरगो स्प्लेनेक्टमी।
ये इन्होंने स्फेरोसाइट्स दिखाए हैं, बीच में नॉर्मल आरबीसी दिखाए हैं, बीच में स्फेरोसाइट दिखाए हैं, जिस पर एरो है वो स्फेरोसाइट्स है। देन सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन एस होती है। वेलिन जो एक इम्यूनो एसिड है वो रिप्लेस हो जाता है बाय ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो उसके कारण जो शेप है वो उसकी सिकल की तरह हो जाती है, इट्स अ मून शेप्ड शेप। ग्लूटामिक इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा चेन। इसमें डीऑक्सीजनेटेड स्टेट, हाँ ये भी एक तरह का एमसीक्यू है कि ये सिकलिंग कब होती है, जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ठीक है। टिश्यू की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ऑक्सीजन लेवल कम है, तब ये सिकलिंग होगी। अगर प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो सिकलिंग नहीं होती है, which is obviously not possible in each and every condition. Even in a closed room when you are sitting, तो adequate oxygenation is not there, ठीक है। So in the deoxygenated state, conformational changes induced by HPS makes a cell more rigid and deformed to take the shape of a sickle. Therefore, the cells they undergo intravascular hemolysis. ये सिकलिंग दिखाइए कैसे हो रही है। Then diagnosis is made by the sickle test. इसमें हम क्या करते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट, बस एक जरा सा इंफॉर्मेशन ले लो, ज्यादा डिटेल जरूरत नहीं है। रिड्यूसिंग एजेंट में ब्लड को मिक्स करते हैं तो उसमें आरबीसी जो है वो सिकल शेप बन जाते हैं। किस किस से? एक सिकल टेस्ट है, एक हीमोग्लोबिन सॉल्युबिलिटी टेस्ट है और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इसमें अगेन स्प्लीन बढ़ा हुआ हो रखा होगा और ज्यादातर इसमें स्प्लीन में हेमरेजेस होते हैं, कई बार स्प्लीन अपने आप ही खत्म हो जाता है, जिसको हम ऑटोस्प्लीनेक्टमी भी बोलते हैं। अगेन अनीमिया इज नॉर्मोसिटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक। सो रिमेंबर, हेरिडिटरी एनीमिया जो भी हमने करे, चाहे वो सिकल सेल है, चाहे वो हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस है या लिप्टोसाइटोसिस है, उसमें इट इज नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। देन थैलेसीमिया में ग्लोबिन चेन्स जो है हीमोग्लोबिन की वो प्रॉपर्ली नहीं बनती। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन नहीं बनेगी, बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन नहीं बनेगी। तो जो चेन नहीं बनेगी उसके ऑपोजिट जो चेन है वो ज्यादा बन जाएगी, ठीक है। सो बीटा थैलेसीमिया अगर है तो बीटा चेन तो नहीं बन रही, बट देयर इज एक्सेस ऑफ अल्फा चेन। तो इससे भी व्हाट इज हैपनिंग, सेल्स की जो स्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, तो सेल्स जल्दी ब्रेक डाउन कर जाते हैं। माइनर फॉर्म अगर होगी तो माइल्ड एनीमिया रहेगा, पेशेंट को ट्रीटमेंट की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी है, वो कंपैरेटिवली कम होगी एज कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। अगर क्रॉनिक है तो सिंस बर्थ ही उसको एनीमिक वो रहेगा और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कंटिन्यूअस जरूरत पड़ेगी, ठीक है। थैलेसीमियाज में आजकल बोन मैरो, यहाँ पे हमारे थैलेसीमिया का एक पूरा यूनिट है जिसमें बोन मैरो रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। So you must go and visit the hospital for this. So thalassemia is a genetically determined heterogeneous group of commonest monogenic disorder in which the synthesis of one or more types of hemoglobin polypeptide changes decreased. Alpha and beta, alpha chain तो alpha thalassemia, beta chain तो beta thalassemia. Beta thalassemia में beta chain synthesize नहीं होती, ये ज्यादा common है, तो there is excess of production of alpha chain. देन मेजर एंड माइनर फॉर्म अपन ने बात करी ली कि अगर मेजर है तो फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ में ही एनीमिया हो जाएगा और सिवियर होता जाता है। इसमें स्प्लीनोमेगैली भी होगी, हिपैटोमेगैली भी होगी एंड स्केलेटल डिफॉर्मिटीज भी होंगी। ये दिखाया है कैसे अल्फा चेन जो है वो ज्यादा बन रही है, बीटा चेन कम हो गई है ना। अल्फा चेन एग्रीगेट हो गए हैं, बीटा चेन जो है वो रिड्यूस हो गई है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ बीटा थैलेसीमिया। नॉर्मल सेल्स आपने इस तरफ दिखाए हैं, नॉर्मल एक अल्फा एक बीटा चेन है, ठीक है ना, ये नॉर्मल है। और इसमें क्या हो रहा है, बीटा चेन्स तो हो गई कम और अल्फा चेन्स जो है वो एग्रीगेट कर गई। ये इसमें शेप्स दिखाई है कि दे कैन बिकम माइक्रोसाइटोसिस और दे कैन बिकम शिस्टियोसाइटोसिस, ठीक है। देन अल्फा थैलेसीमिया, इसमें अगेन एनीमिया जो है उसमें अल्फा चेन जो है वो सिंथेसाइज नहीं होगी, ज्यादा हिमोलिसिस होगा सेल्स का। कैसे डायग्नोज करना है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करके, HbH को देख के, रेट ऑफ ग्लोबिन सिंथेसिस को देख के, अल्किलाइड डीनेचुरेशन एसिड इल्यूजन, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा डिटेल है, दिस इज फॉर द MD लेवल। बस यू जस्ट नीड टू नो कि अल्फा में क्या हो रहा है और बीटा में क्या हो रहा है और सिम्टम्स क्या आ सकते हैं, हिपैटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, अनीमिया। अब आया पॉलीसाइथीमिया। पॉली का मतलब ज्यादा, साइथीमिया का मतलब सेल्स, तो आरबीसी की बात हो रही है तो पॉलीसाइथीमिया में इंक्रीज इन आरबीसी काउंट इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया। अनीमिया वाज डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, पॉलीसाइथीमिया इज इंक्रीज इन आरबीसी काउंट, ठीक है।
Though polycythemia strictly donates an increase in all cell types of blood, traditionally it represents increase in number of RBCs. Obviously polycythemia है, cythemia all cells, ठीक है, लेकिन 99% तो RBC ही है. So we are saying कि अगर RBC काउंट बढ़ गया है तो वो polycythemia है. दो मेजर फॉर्म्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी तो न्यूप्लास्टिक है, मतलब कैंसर ही है. अगर पॉलीसाइथीमिया वेरा है तो मतलब बोन मैरो का कैंसर है, बोन मैरो ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेल्स कर रही है, ठीक है. सेकेंडरी जो है वो किसी ना किसी रीजन के कारण है जिसमें कि एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है. प्राइमरी तो हो गया पॉलीसाइथीमिया वेरा विच इज न्यूप्लास्टिक. सेकेंडरी हो गया हाई एल्टीट्यूड. हाई एल्टीट्यूड पे आरबीसी काउंट बढ़ जाता है. टू ऑक्सीजन रेडिफाइड है, कम है ऑक्सीजन. जितनी ऑक्सीजन है वो टिश्यूज को अवेलेबल हो सके तो आरबीसी का कंटेंट बढ़ा दो, ठीक है. अगेन इट इज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म बाय द बॉडी. कंजेनिटल हार्ट फेलियर में, क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीजेस में, स्मोकर्स में एंजाइम डेफिशिएंसी. स्मोकर्स में ये चीज देखना, स्मोकर्स में हमेशा हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है ना 17 से 18 होगा. इट इज अबनॉर्मल. ये नहीं है कि उनका हीमोग्लोबिन कंटेंट इतना ज्यादा है तो दैट मीन्स कि दे आर मतलब हेल्दियर. नो, इट इज अबनॉर्मल बिकॉज द ब्लड इज थिकर, ठीक है. आरबीसी कंटेंट ज्यादा होगा, आरबीसी कंटेंट ज्यादा होगा तो स्मॉल कैपिलरीज में आरबीसी की जो रोलेक्स फॉर्मेशन है वो कंपैरेटिवली मतलब एग्रीगेशन जो है वो ज्यादा होगी, ब्लॉकेजेस ज्यादा होंगे, इसलिए स्मोकर्स आर मोर प्रोन टू हार्ट डिजीजेस, ठीक है, हार्ट अटैक. तो इनएप्रोप्रिएट एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीशन मतलब ज्यादा सिक्रीशन कहाँ होगा? जहां पे भी ट्यूमर होगा. किडनी में बनता है एरिथ्रोपोइटिन, तो अगर किडनी में एरिथ्रोपोइटिन बन रहा है और किडनी का ट्यूमर हो गया है तो ऑब्वियसली सेल ज्यादा है तो वो ज्यादा एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करेंगे और एरिथ्रोपोइसिस ज्यादा हो जाएगी. इसी तरीके से लिवर ट्यूमर्स, इसी तरीके से ब्रेन ट्यूमर्स या एंडोक्राइन ट्यूमर्स, ठीक है.